पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे पिछले क्लास में कि मान लो कि हमारे पास ये रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर अगर हमारे पास 3 रेसिस्टर है R1, R2, R3, इसको अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट हम लोग निकालते थे R1, R2 प्लस R3। सिमिलरली यही तीनों रेसिस्टर को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हम लोग 10th क्लास में निकालते थे R1, R2, R3, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारे पास निकलता था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। इसको हमें निकालते थे। सिमिलरली हम लोग क्या देखते हैं, अभी स्प्रिंग के बारे में देखें तो स्प्रिंग को भी अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना, तो 3 स्प्रिंग है, हम लोग कनेक्ट किए हैं यहाँ पे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3 है, तो हमारे पास यहाँ पे 1/K इक्विवेलेंट जो आया था 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, यही है हमारा 1/K इक्विवेलेंट, ऐसे निकाले थे हम लोग, है ना। फिर से अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में स्प्रिंग को जोड़ देंगे तो कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा, स्प्रिंग को हम लोग पैरेलल बॉडी से जोड़ दिए, ओके, तो ये K1 है, K2 है, K3 है, तो हमारे पास K इक्विवेलेंट जो आया था वो K1 प्लस K2 प्लस K3। सिमिलरली हम लोग एक और एलिमेंट आता है ना, एक और एलिमेंट आता है जिसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इसको अगर हम लोग C1, C2, C3 इसको सीरीज में जोड़ते हैं, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा स्प्रिंग के लिए हो गया, और ये हमारा किसका हो गया, रेसिस्टर के लिए हो गया। तो इसमें 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, एंड पैरेलल में अगर जोड़ते हैं कैपेसिटर को, कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, जैसे ये हमारा रेसिस्टर है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वैसे ही इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आता है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर एक और हमारे पास आता है जिसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर को हम लोग ऐसे सिंबल से बनाते हैं। तो ये इंडक्टर अगर देखें, इसको L से डिनोट करते हैं, तो L1, L2, L3 अगर हमारे पास इंडक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3 आएगा, और इसी इंडक्टर को अगर पैरेलल में अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो पैरेलल में अगर जोड़ देते हैं तो ये इंडक्टर को हम लोग कितना L1, L2, L3, तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अगर हम लोग देखते थे कि चलो इसमें रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखे थे, तो रो L/A ये होता था। यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग फोर्स का अगर हम लोग फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू देखे थे, तो गामा A/L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे भी हम लोग कैपेसिटर का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो यह आता है A/0/D, D इज द लेंथ सेपरेशन और A इज द एरिया एंड ε0। सिमिलरली यहाँ पे L इंडक्टर को देखें तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसमें। तो चलो इसमें हम लोग ये तो देखे, ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसे करके होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें देखते हैं एनर्जी कितना रहता है, तो इसमें एनर्जी बात करेंगे तो I²R2 ये एनर्जी लॉस होता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पे। यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड
एनर्जी का बात करें, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होता है तो वो होता है 1/2 kx², हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी है ना, इसमें लॉस होता है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी होता है। यहाँ पे देखेंगे स्टोर्ड एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पे भी स्टोर्ड एनर्जी जो रहेगा, जहाँ के तो मालूम है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, डिफॉर्मेशन है, यहाँ पे एक डिफॉर्मेशन रहेगा, तो ये हमारा क्या रहेगा, स्टोर्ड एनर्जी। यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी देखेंगे तो हाफ CV² होता है, या इसी को हम लोग Q²/V लिख सकते हैं, या इसी को हाफ QV भी लिखते हैं। तो ये किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे एनर्जी देखेंगे स्टोर्ड एनर्जी, तो यहाँ पे भी स्टोर्ड एनर्जी हाफ LI² होता है ना। तो सेम हम लोग देखते हैं, ये सब ऐसा रिलेटेड रहता है, इसको ध्यान में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे I²RT होता है, IVT होता है, और V²RT, ये हमारा है। चलो अब देखते जाते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तो ये बताओ इसका कितना रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये मास सिस्टम रखा हुआ है, ये के है, कितना आएगा बताओ, के इक्विवेलेंट जल्दी से बताएंगे कितना है सर, बताते जाओ। फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, ये स्प्रिंग है सर। हाँ, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, के इक्विवेलेंट बताना है, बताओ कितना आएगा। ये सब नीट मेंस में पूछते हैं। एक और चीज मैं यहाँ नोट में बता दे रहा हूँ, देखो तो हमारे पास ना ये स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग देखे एफ जो होता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो इक्वल टू -kx होता है, लिखेंगे है ना। यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे टॉपिक है SHM इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में हमारा SHM, ठीक है। SHM मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले भी हम लोग सुन चुके हैं इसका नाम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्प्रिंग, तो हम लोग क्या किए, एक स्प्रिंग लिए, स्प्रिंग मास सिस्टम लिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, m मास है। फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट अगर देखते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन -kx, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, -km/x², x, ये हमारे पास आ गया। अब इक्वेशन नंबर ये 1 कर लिए। अब ये हमारा ध्यान है, इतना आ गया। अब हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम लोग क्या जानेंगे, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही हम लोग जानते कंपेयर करते हैं तो ए, वी नो दैट ए इक्वल टू -ω²x। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए, ऐसा कोई इक्वेशन आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले ही मैं बताया था, जैसे पेंडुलम होता है तो पेंडुलम SHM में मोशन में रहता है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बार बार मोशन रिपीट करता है, तो वैसा ही ये रिपीट करेगा। सोचो स्प्रिंग है, उसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो क्या होगा, ऐसे ऐसे फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं SHM में
तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्या आएगा, एसएचएम में आएगा। और ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। तो देखो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। अब ओमेगा का वैल्यू जब निकालेंगे तो ओमेगा वैल्यू आ जाएगा रूट के अपॉन एम। अब ओमेगा को क्या बोलते हैं, तो यहाँ ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है, या एंगुलर स्पीड भी इसको बोलते हैं लोग। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी या क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोई कहने का मतलब क्या होगा कि कितना इसका फ्रीक्वेंसी है ना, कि 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट होता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। और एंगुलर मतलब 2πf इसमें जोड़ देते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू हमेशा होता है 2πf, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2πf, या एफ फ्रीक्वेंसी हो गया और फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो 2π/t ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग इसको और देखना चाहें इसको आगे, तो ये ध्यान में रखेंगे 2πf हमारा ओमेगा का वैल्यू आया, तो ओमेगा हमारे पास आया है k/m रूट अंडर, इसको हम लोग लिखेंगे तो 2πf इक्वल टू रूट अंडर k/m आ गया। f इक्वल टू निकालेंगे तो 1/2π, 2π को इधर भेज देंगे k/m। तो ये हमारा निकलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन जो हो रहा होगा यहाँ पे जो है स्प्रिंग वो क्या होगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा अपने पोजीशन पे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, अपने मीन पोजीशन से क्या होगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो ये ऑसिलेशन जब स्टार्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इतना रहेगा। टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने पे 2π√m/k, ये हमारा क्या रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रहेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ये रहता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। तो इससे डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन आएगा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे इसका निकालना है के इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है कि वो कितना आएगा, के इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो हम लोग को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है कि कितना आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ये स्प्रिंग है और ये दोनों किसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसका के है ना, तो के इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो के इक्विवेलेंट होता है k/2, ऐसा ना, k1 k2 इंटू k1 प्लस k2 जब सीरीज में रहता है तो हम लोग होगा k इंटू के डिवाइडेड बाई k प्लस k, तो ये आ जाएगा k/2। ऐसे हम लोग निकालते हैं, है ना, सेम रहता है तो आधा हो जाता है। सिमिलरली अब हम लोग इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए आएगा तो 2π√m/k इक्विवेलेंट k/2 पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुट करेंगे याद रखेंगे, यहाँ पे के इक्विवेलेंट पुट करना है, तो 2π√, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे k रह जाएगा, इतना हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट के लिए और है ना मेन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना रहेगा तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो वैसे ही चलो इसका बताना है कि के इक्विवेलेंट कितना होगा, उसके बाद टाइम पीरियड बताएंगे। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये के और के पैरेलल में है तो दोनों जोड़ के 2k हो जाएगा, और ये कितना है, के पैरेलल में है और फिर सीरीज में, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास 2k आ गया। तो k1 k2 सीरीज में रहता है तो k1 k2 इंटू k1 प्लस k2, तो 2k इंटू k डिवाइडेड बाई 2k प्लस k, तो ऊपर में आ गया 2k/3, ये हमारा क्या जाएगा, के इक्विवेलेंट आ गया। तो के इक्विवेलेंट जब निकाले k से k कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 3k आ जाएगा ऐड करने पे, और 2k² और k से k कैंसिल, तो 2k/3 आ गया। अब टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2π√m है मास दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, m/2k, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली इसको देखते हैं के इक्विवेलेंट निकाल के कितना आ रहा है, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में रहेगा तो 1/k, पैरेलल में है तो पैरेलल में आ गया तो 3k इसको लिख सकते हैं,
ये भी पैरेलल में है, और ये तीनों मिलके क्या है, सीरीज में है। एक ये स्प्रिंग मिलेगा, एक ये स्प्रिंग मिलेगा, और एक ये, तीनों सीरीज में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकाले तो के, तो क्या होगा 3k, प्लस इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ गया 2k, प्लस इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/k। तो हमारे पास 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पे 6k कॉमन हो गया, तो यहाँ 3k के 2k आ जाएगा। 6k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ऊपर में 3 और यहाँ से 6। तो k इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो 6k अपॉन क्या आ जाएगा 11, यही आएगा ना। तो 6k अपॉन 11, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे तो 2 पाई रूट अंडर क्या हो जाएगा m अपॉन k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट का 6k इंटू 11 क्या हो जाएगा ऊपर, तो हमारा 11m अपॉन 6k, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग को बताओ, ये हमारा जो आया वो इसका, ये बताओ कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, कौन बताएगा। चलो बताओ, सीरीज में है कि पैरेलल में है, के इक्विवेलेंट निकाल के बताएंगे। चलो बताते जाओ, कोई बताएंगे सीरीज में है या पैरेलल में, ये दोनों में से कोई एक में है। चलो पैरेलल में तो ये है, लेकिन पैरेलल में क्यों है, इसका रीजन है कि चेक करेंगे पैरेलल में है या सीरीज में है। तो अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा। तो देखो पैरेलल में हम लोग क्या देखते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग स्मॉल डिफॉर्मेशन करते थे तो क्या होता था, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए इसमें भी x और इसमें भी x डिफॉर्म होता था। तो सिमिलरली इसको जब हम लोग इधर डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा, तो इसमें भी कंप्रेशन x आएगा और इसमें इलोंगेशन भी क्या आएगा x आएगा। तो दोनों में x क्या हो गया, कांस्टेंट है। यहाँ पे x इक्वल टू कांस्टेंट इन बोथ, कांस्टेंट फॉर बोथ स्प्रिंग, दोनों के लिए, स्प्रिंग के लिए x का वैल्यू कांस्टेंट है और x हमारा क्या है डिफॉर्मेशन, और दोनों में क्या आएगा इक्वल आ रहा है ना। थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, hence above system is in system of spring in parallel, ये हमारा पैरेलल में रहेगा। तो पैरेलल में रहेगा तो k इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा, पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो k1 प्लस k2, ये हमारा टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो 2 पाई रूट अंडर m अपॉन क्या आ जाएगा k1 प्लस k2, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली इसका बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा। चलो जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा, सबका के और के कितना आएगा, वो बताएगा। जल्दी बताओ पूरा स्पीड में। तो इधर साइड का हमारा पैरेलल में है तो ये 3k आ गया। फिर देखेंगे ये दोनों सीरीज में है प्लस है पैरेलल में, तो k/2 प्लस k, ये कितना आ जाएगा 3k/2। तो इधर 3k आया और इधर 3k/2, और सबका सब फिर से पैरेलल में। ये k/2 कहाँ से आया, k सीरीज में है तो क्या हो जाएगा k/2 हो जाएगा। समझ में आया ना, सीरीज में है तो k/2 कैसे आया, ऐसा लगाएंगे k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, तो क्या होगा k² अपॉन 2k, k कैंसिल तो k/2, तो यहीं पे हमारा k/2 आता है ना ऐसे। तो ये आया हमारा 3k, ये 3k/2, और फिर से इसको जब करेंगे तो ये पैरेलल में है, तो k इक्विवेलेंट हमारे पास आया 3k प्लस 3k/2, तो ये हमारा आ गया 9k/2। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस केस में निकालेंगे तो 2 पाई रूट अंडर 2 ऊपर चला जाएगा 2m अपॉन 9,
तो ये हमारा आंसर आया 2m/9 के। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और देखते हैं। अगर हमारे पास है ना, ये स्प्रिंग है जिसका के दिया हुआ है, लेंथ एल है और एरिया ए है ना। इसको हम लोग क्या कट कर दे रहे हैं, है ना, कट इनटू एन इक्वल पार्ट में इसको हम लोग कट कर दे रहे हैं। देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, क्या होगा वो बताना है। अगर एक स्प्रिंग है उसको हम लोग एन इक्वल पार्ट में कट कर दे रहे हैं तो क्या हो गया बताओ, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, रिड्यूस तो होगा, विल बी रिड्यूस। तो कितना आएगा बताओ, रिड्यूस होगा नहीं, गलत है, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। अब देखो क्या हुआ, अगर मान लो कि ये एन हमारे पास है, छोटा छोटा स्प्रिंग जिसका एरिया सेम है ना। अच्छा, एरिया सबका क्या है, सेम है ना, और एन स्प्रिंग है। तो एक का एल, इसका लेंथ है एल बाई एन। कितना लेंथ है, एल बाई एन। और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं के डैश, ये भी के डैश, ये भी के डैश। और जब एन को जोड़ देंगे तो के 1/k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k डैश प्लस 1/k डैश प्लस 1/k डैश, ऐसी रहेगा, यही होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/k डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, n/k डैश, ऐसे लिख सकते हैं। तो है ना, तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k डैश अपॉन n। तो k डैश इक्वल टू क्या होगा, nk। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्प्रिंग का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कितना n टाइम्स तक जाएगा, ये n टाइम्स। तो n टाइम्स को जोड़ेंगे तो n k डैश हो जाएगा, और n k डैश को अब 1/k इक्विवेलेंट निकालेंगे तो k इक्विवेलेंट कितना है, ये k है। n छोटे छोटे स्प्रिंग लिए हैं, एक का लेंथ l बाई एन हो जाएगा, दूसरे का l बाई एन इक्वल पार्ट में है, तो l बाई एन इक्वल पार्ट में बांट दिए हैं। तो n ऐसा ऐसा हमारे पास स्प्रिंग को कट किए। तो मान लेते हैं कट करने पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया, k डैश आ गया, है ना। ये एरिया सबका सेम ही रहेगा, k डैश सबका आ गया, सबका लेंथ l बाई एन रहेगा और स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश मान लीजिए। अब देखो मान लो कि जोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग बन जाएगा, मान लो वेल्ड कर दिए तो ये स्प्रिंग बनेगा। तो ये स्प्रिंग का अब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 ऐसे करके, और सबका वैल्यू सेम है तो 1/k डैश है, तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू nk डैश। तो उल्टा कर देंगे तो k इक्वल टू k डैश अपॉन n। तो k डैश का वैल्यू हम लोग को निकालना था nk आ जाएगा यहाँ पे हमारा, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज। समझ में आया, किसी को दिक्कत है, नहीं है ना। अब हाँ, अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं सेकंड में कि नाउ इच स्प्रिंग is connected in parallel to each other, एक दूसरे से हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। देन न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी, स्प्रिंग कांस्टेंट को फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बताओ, स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिफॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये बताओ, हाँ अब क्या होगा, अब पैरेलल में जोड़ देना है। तो सबको हम लोग क्या कर दिए, पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो पैरेलल में कैसे कैसे को जोड़ दिए, n को जोड़ दिए, तो n के है, ये भी n के है ना। ऐसे करते करते कितने n स्प्रिंग है उसको जोड़ना है। तो हम लोग के इक्विवेलेंट निकालेंगे, एन के प्लस डॉट 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 n टाइम्स हो जाएगा ना,
है ना। तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो के इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा एन, पहले से था एन को जोड़ना है तो एन एन के, यानी कि के इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर ऑफ के। और नया इस सिस्टम का जो हमारा नया एक सिस्टम आया उसका अगर हम लोग को स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, रूट अंडर 2 पाई एम अपॉन एन स्क्वायर के, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे टाइम कितना था, इस समय टाइम था 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के, और यहाँ पे इतना आ गया। तो इसको न्यू टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे, नया टाइम पीरियड टी न्यू, तो टी न्यू हमारे पास इतना आया। और इसको हम लोग टी न्यू को कितना लिख सकते हैं, एन स्क्वायर से एन को बाहर निकालेंगे तो 2 पाई एन बाहर निकलेगा, रूट अंडर एम अपॉन के बचेगा। तो ये 2 पाई रूट अंडर एम बाई के को वैल्यू टी रख देते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाई एन। तो नया टाइम पीरियड हमारा टी बाई एन हो जाएगा। इस केस में एक का टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के डैश, तो 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन एन के, यानी कि न्यू यहाँ पर टी डैश जो निकालेंगे टी डैश आ जाएगा, एन को जब बाहर निकालेंगे तो 2 पाई रूट एन अलग लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई एम बाई रूट के, एम बाई के अंदर आ गया, और ये वाले को टी लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ टी अपॉन रूट एन आ गया। तो यहाँ पर टाइम पीरियड टी अपॉन रूट एन आ गया, और यहाँ पर टाइम पीरियड टी बाई एन आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना सब, है ना, एक बार प्रैक्टिस करते। तो ये क्या है, स्प्रिंग है, इसको इक्वल पार्ट में कट कर दिए हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इन इक्वल पार्ट में कट करने पे क्या आएगा हमारा, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बोलेंगे मैं यहाँ पैरेलल में लिया, अगर सीरीज में लेता तो के बराबर आ जाता। सीरीज में अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो एन के मिल के सीरीज में कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। वही हमारा क्या है, पैरेलल में अगर इसको जोड़ दिए, कट करने के बाद छोटे छोटे जो बचे एन उसको हम लोग क्या कर दिए, पैरेलल में जोड़ दिए। तो पैरेलल में जोड़ देंगे तो इतना एन स्क्वायर इंटू के आ जाएगा, यानी और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड टी बाई के एन आ जाएगा। तो ये देखो ये हमारा स्प्रिंग का ऐसा है। अब एन के जगह पे मान लो कि 3 इक्वल पार्ट में बांट दिए, तो यहाँ 3 के आ गया, वहाँ पे 9 के आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 के, और यहाँ पे टाइम पीरियड टी अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक ठीक है, वैसे ही अपॉन यहाँ पे टाइम पीरियड टी अपॉन रूट 3 आ जाएगा। वैसे 2 पार्ट में बांटेंगे, 10 पार्ट में बांटेंगे, 5 पार्ट में बांटेंगे, तो एन का वैल्यू वैसे अपन वैरी करते रहेगा, एन का वैल्यू उसी अकॉर्डिंग वैरी करते रहेगा। ठीक है, चलो तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। तो एन इक्वल पार्ट में अगर स्क्रीन को बांट देंगे तो ये हमारा ऐसा आएगा कि ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा दिया। ये तीनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है। आइडेंटिकल स्प्रिंग मतलब लेंथ सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये सब इक्वली 120 डिग्री एंगल पे 120 डिग्री एंगल पे 120 डिग्री एंगल पे क्या है, सबटेंडेड है, मतलब लगा हुआ फिक्स्ड है। एक और क्वेश्चन है, मैं क्या बता, 3 क्वेश्चन में बोला था, तो मेरे को तो यही 2 ही दिखा था, चलो एक ही दिखा था, तो एक और क्वेश्चन लिख लो ऐसा। एम ले लिए, यहाँ पे भी आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ये सब ऐसे देखो, बोलेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है। ये 90 डिग्री एंगल है और ये 135 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये के है, ये भी के है, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये सब आइडेंटिकल स्प्रिंग है। और इस केस में अब हम लोग को बताना है कि इसका के इक्विवेलेंट कितना होगा, है ना। तो एक को बताओ, इसमें से कौन सा बताओ। ये पहला चीज बता दो कि ऐसा मत समझ लेंगे सब पैरेलल में रहेगा, अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा, सब में अलग अलग तरह से, ये डायरेक्ट सीधा नहीं है ना। तो चलो अब बताएंगे कौन सा मैं बताऊं, एक बताऊंगा, एक घर से बताना है, बनाना है। कौन सा बताओ, जल्दी से बताओ, पहला वाला बता दे। हाँ, सब पहले वाला, चलो ठीक है, पहला वाला बता देते हैं, सेकंड वाला बना के लाना है ना।
तो फर्स्ट वाले को देखो बनाते हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को ये हम लोग जब भी निकाले हैं, जैसे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट के का वैल्यू निकाले हैं, तो हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर करके निकाले थे। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफॉर्म करेंगे, है ना। तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल डिफॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुश डाउन पुश करेंगे हल्का सा। तो जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स यानी हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, ये इधर हम लोग लगाना कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पुश डाउन। तो डाउन पुश करेंगे, उसके बाद देखो क्या क्या हो रहा है हमारे पास, है ना। तो उसको देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डाउन पुश किए, तो देखो इसमें जो डिफॉर्मेशन इधर हो जाएगा वो कितना होगा, x। इसमें क्या आ गया, x, है ना। अब देखो मतलब ये नीचे वाला जो स्प्रिंग है, ये किधर इधर कंप्रेस हो जाएगा, ये इधर कंप्रेस हो जाएगा, कितना, नीचे वाला स्प्रिंग। तो नीचे वाला स्प्रिंग में कंप्रेशन जो आएगा वो कंप्रेशन होगा x। तो हम लोग यहाँ पे x कंप्रेशन लगा दिए यहाँ पे, है ना, x कंप्रेस हो गया। अब क्या होगा, जब x कंप्रेस होगा तो इन लोग का हालत देखते हैं, इनका इसमें कितना कंप्रेशन आएगा वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये x आया है, याद रखेंगे। तो इस यहाँ से स्प्रिंग पहले यहाँ था, यहाँ x कंप्रेशन आया, तो इस डायरेक्शन में हमारा कितना आया, x कंप्रेशन आया, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ये वाला एंगल का, तो ये 120 डिग्री है, तो इधर 60 डिग्री, इधर 60 डिग्री इक्वल पार्ट में, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इधर अगर कंप्रेशन का बात करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तो इसमें जो कंप्रेशन, इसमें जो इलोंगेशन आएगा वो कितना आएगा, ये देखो इधर कंप्रेस किए x, तो इधर वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से x डिस्प्लेस हो गया इधर, तो ये किधर इधर डिस्प्लेस होगा, तो ये होगा x cos 60 डिग्री, x cos 60 डिग्री इधर होगा, थीटा के साथ एंगल है, तो थीटा cos 60 डिग्री लगा दिया। अब ये भी एंगल 60 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो क्या होगा, ये भी इधर आ जाएगा, x cos 60 डिग्री। तो हमारे पास कंप्रेशन, इसमें क्या हो गया, कंप्रेशन आ गया, इसमें इलोंगेशन, इसमें इलोंगेशन। तो चलो हम लोग क्या कर लिए, इतना आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। इसमें x इसको खींचेंगे, x इसको कंप्रेस होगा, तो ये जरूरी, ये ऐसा नहीं है कि ये भी x ये भी x, ऐसा नहीं होता है ना। डिस्प्लेस किए x, तो इसमें थोड़ा होगा, इसमें थोड़ा होगा, है ना। तो इसमें थोड़ा कितना होगा, तो इसका जो इतना हुआ है उसका इधर कंपोनेंट x cos थीटा, और इसका भी कंपोनेंट 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री ये भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, बताएंगे। चलो, तो कंप्रेशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग फोर्स का बात करते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कितना है। तो चलो, इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो, कंप्रेशन इधर हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स किधर इसमें लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में। ये पहला वाला मान लिए तो FSC1, इसमें इधर है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, FSC2, और इसमें स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, FSC3। अब हम लोग बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, है ना। FBD बनाते हैं खाली स्प्रिंग फोर्स को कंसिडरिंग स्प्रिंग फोर्स ओनली, स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटी को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्टेबल मान के चलेंगे, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है, FBD केवल किसका बना रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स का बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर FBD बनाते हैं तो इससे फोर्स देखो किधर लग रहा है, इसमें FSP2 इधर है, और FSP3 इधर है, और FSP1 क्या है, ऊपर डायरेक्शन में, जैसे है, तीनों है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर एंगल, अगर लाइन ड्रॉ कर दे तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये भी हमारा 60 डिग्री एंगल। तो जब भी हमारा ऐसा बॉडी आता है अलग अलग एंगल पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सिस में स्प्लिट कर देते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे,
एक्सिस में इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के बाद हमारा जो आएगा वो कैसा आएगा, तो देखते हैं। स्प्लिट करने के बाद, है ना, स्प्लिट द फोर्सेज इनटू, या रिजॉल्व द फोर्सेज इनटू एक्सिसेस, है ना। एक्सिसेस में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्प्लिट करेंगे तो इसका FS2 ऊपर चला जाएगा cos थीटा, तो ये आ गया FST2, ये cos 60 डिग्री आ गया। इसका और इधर आ जाएगा साइन थीटा, तो ये FST2, ये साइन 60 डिग्री आ गया। फिर देखते हैं ऊपर में इसका कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा FST3 और ये cos 60 डिग्री। और इधर कंपोनेंट देखें FST3 और यहाँ पे साइन 60 डिग्री। चलो ठीक है। और ये नीचे से एक लग रहा है, ये एक, उसको कहाँ छोड़ देंगे, FST1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबका वैल्यू निकालेंगे। FST1 का वैल्यू निकालते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट 1 का खाली मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इलोंगेशन x, ये फर्स्ट आ गया हमारा। केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे, याद रखेंगे। यहाँ पे भी क्योंकि डायरेक्शन वहाँ कंसीडर कर लिए हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों लेना। FST2 का वैल्यू देखेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है x cos 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। FST3 का बात करेंगे तो FST3 भी KX और K स्प्रिंग कांस्टेंट और डिफॉर्मेशन हुआ है x cos 60 डिग्री, ये भी आ गया। अरे वाह, ये केवल अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये सब क्या आया है, दो FST2 और FST3 क्या है, दोनों सेम है। तो FST2 FST3 सेम है, तो इधर वाला FST sin थीटा, FST sin थीटा, ये क्या होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी A है ये भी A है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो A माइनस A कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल ईच अदर। तो नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो नेट फोर्स जो निकालेंगे, एक नेट निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, एक ही डायरेक्शन में है सब, FST1 ऊपर के डायरेक्शन में, प्लस FST2 साइन 60 डिग्री, ये भी ऊपर डायरेक्शन में है, प्लस FST3 ये भी हमारा क्या है, साइन 60 डिग्री, ये भी है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, सब ऊपर डायरेक्शन में है। तो सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, Fx और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, by 2 kx/2, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो kx/2 आ गया। तो यानी स्प्रिंग फोर्स 1 और स्प्रिंग फोर्स 2 और स्प्रिंग फोर्स 3 का वैल्यू kx/2, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो F नेट हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, Fs का वैल्यू kx आया, इसका वैल्यू देखेंगे kx/2 FST2 का वैल्यू, और cos 60 डिग्री फिर से यहाँ है, तो cos 60 डिग्री 1/2 प्लस FST3 का kx/2, तो kx/2 रखे, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 1/2 प्लस किए। तो F हमारा नेट फोर्स जो आ गया वो kx प्लस kx/4 प्लस kx/4, यही आया, kx प्लस kx/4 मिलके kx/2 हो जाएंगे, और इसको आएंगे तो 3kx/2, ये हमारा नेट फोर्स आ गया। बट हम लोग क्या जानते हैं, नेट स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो क्या होगा, K इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड का बात करें इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या होगा, ये नेट फील्ड होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हम लोग इक्वेशन A से कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा आया इक्वेशन नंबर 4। तो कंपेयर इक्वेशन 1 विद 4। अब यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन A विद 4th नंबर इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो वहां से K इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 3k/2। तो K इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 3k/2। तो अब हम लोग को टाइम पीरियड निकालना रहेगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा,
2 पाई रूट अंडर m अपॉन 3 के ऊपर में क्या आ जाएगा 2, ये हमारा आंसर है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, इसको घर से बनाना है, तो इसमें भी क्या करना है, एक किसी में डिफॉर्मेशन, ये इक्वल इसको डिफॉर्म कर देना है, इसमें हम लोग x डाल देंगे। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री में बढ़ता था, यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री में बढ़ेगा। तो बस यहाँ पे 60 डिग्री की जगह सब जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा सेम, है ना। तो याद रखेंगे, ये जब स्प्लिट करेंगे तो बस खाली 45 डिग्री करना है, जहाँ पे हम लोग 60 लिए हैं, बाकी हम लोग क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो इसको बनाएंगे, है ना, बना के देखेंगे कितना आ गया, है ना। तो यहाँ पे ही डायरेक्ट अगर 45 डिग्री पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ kx अपॉन √2 kx अपॉन 2 4 की जगह 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2k आ जाएगा, 2kx आ जाएगा। इसको बनाएंगे घर पे पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से ये वाले को, तब हम लोग को क्या होगा समझ में आएगा। तो ये हमारे तक यहाँ तक आया। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो इसमें अफेक्ट करने वाला है कौन, अगर बोलेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है YA अपॉन L। तो इसमें सबसे पहला चीज लेंथ कितना है स्प्रिंग का वो डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वो भी डिपेंड करेगा। लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये मटेरियल किस मटेरियल का बना है वो सब पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है ना। तो हम लोग को पढ़ लिए हैं, लेंथ इंक्रीज करने से क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज करने से स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है ना। मटेरियल का प्रॉपर्टी देखेंगे, इलास्टिक नेचर जैसा रहेगा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छा रहेगा। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, मिक्स कॉम्बिनेशन देखें, फिर हम लोग क्या देखें, फिर उसके बाद हम लोग इस कटिंग ऑफ स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग को कट करेंगे कितना आता है। उसके बाद एनर्जी देखें, एनर्जी कितना होता है स्प्रिंग में स्टोर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये भी देखिए एनर्जी स्टोर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहेगा तो वैसे ही करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 के इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम में, तो ये हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। चलो इसको क्या करेंगे, इसको बना लिए, इसको फिर से बनाएंगे, है ना। तो एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर लगा देंगे, और के जहाँ पे क्या रहेगा इक्विवेलेंट हमारा क्या रहेगा, के का वैल्यू इक्विवेलेंट ले लेना है ना। तो ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का आया। हाँ, तो एनर्जी देखे, फिर ये स्पेशल केस देखे, स्पेशल टाइप का अगर हमारा क्या रहे कॉम्बिनेशन रहे तो उसमें क्या करते हैं, ठीक है।